हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 9 करने जा रहे हैं। ये हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो अरबी, तुर्की, फारसी और उर्दू। तो देखिए, बाबर जो थे वो दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे, तुर्की और फारसी। इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, तुर्की भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाद में इसे बाबरनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी में इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी और बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बाबर के बारे में हमने पहले भी काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो किया था, और उसके बाद सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल जो है वो भी इन्होंने किया है भारत में। ठीक है, और जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी वो भी आपने याद रखनी है, तुगलमा। ठीक है, तुगलमा जो है इन्होंने अपनाई थी तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी इन्होंने किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनके 4 युद्ध हमने पढ़े हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना आपने याद रखना है। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी है इन्होंने और उसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जब इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था तब इन्होंने तुगलमा युद्ध नीति जो है वो अपनाई थी। ठीक है, तो ये युद्ध नीति भी आपको याद रखनी है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपने बताना है कि जो प्रस्तावना है हमारी वो तो हमारी अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो वर्डिंग है, लैंग्वेज है जो, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आपको याद रखना है जो हमारी प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी जो वर्डिंग आप बोल सकते हो वो कहाँ से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची, ठीक है, हमारी जो समवर्ती सूची है वो भी कहाँ से ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख था? ठीक है, तो प्राचीन टाइम में कितने महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं? तो हम लोग 16 महाजनपद जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस, ये रक्तदान लिखा है, सॉरी, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये 14 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो बनाती है ना, ठीक है, उन हिस्सों में मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादा करके खारे पानी में पाए जाने वाले वन हैं, खारे पानी में बनते। ठीक है, ये मैंग्रोव पौधे खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, मतलब ये मीठे पानी में नहीं उगते हैं, ये खारे पानी में उगते हैं, खारा पानी हो वहीं पर उगते हैं ये। तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं और सुंदरबन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैंग्रोव पौधे ना तो हिमालय में पाए जाते हैं, ना रेगिस्तान में, ना वर्षा वनों में, ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, और ये जो मैंग्रोव पौधे हैं ये खारे पानी में उगते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? क्या ये किलोमीटर में मापी जाती है, क्या डाप्सन में मापी जाती है, क्या फैदम में मापी जाती है, या प्रकाश वर्ष में मापी जाती है? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष आपको पता है लाइट ईयर हम दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फैदम हम लोग समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किलोमीटर भी हम दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। डाप्सन इकाई जो है, डाप्सन इकाई, ये ओजोन परत की मोटाई मापने के काम आती है, डाप्सन इकाई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आज का लिए आपका क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बताना है ओजोन परत वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है। ठीक है, क्या ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है, या बहिर्मंडल में पाई जाती है? ठीक है, तो आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, किस लेयर में, वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज महाल? महाल क्या था? महाल क्या था? आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसमें महाल क्या था, महाल किसको बोलते हैं, वो पूछा गया है। क्या ये विलेज था, या विलेज का ग्रुप था, या विलेज हेडमैन था, या फार्मर था, किसको बोलते थे? तो फार्मर को क्या बोलते थे हम? रैयत बोलते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें रैयत किसको बोलते थे हम? फार्मर को। महाल किसको बोलते थे? महाल बोलते थे गांव या गांव के समूह को। ठीक है, गांव या गांव के समूह को, जहां पे टैक्स हम लोग किसी गांव या गांव के समूह से टैक्स वसूला जाता था, उसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसको महालवाड़ी व्यवस्था बोलते थे। और जहां पर डायरेक्ट किसानों से जाकर कर वसूला जाता था, उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत होते थे किसान, और महालवाड़ी व्यवस्था में महाल होता था गांव या फिर गांव का समूह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, या असम? ठीक है, तो ज्वेल ऑफ इंडिया जो है वो मणिपुर को बोला जाता है। ठीक है, मणिपुर को, ये आपने याद रखना है। ध्यान रखना है, स्टेट पूछी गई है। ठीक है, सिटी नहीं पूछी गई है। कुछ लोग जो है वो जयपुर इसका आंसर बताएंगे, तो सिटी नहीं पूछी है हमसे, स्टेट पूछी गई है, तो मणिपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ट्राइब है नागा की। नागा जनजाति सुनी होगी ना, उन्हीं की एक सब ट्राइब, ठीक है, उप जनजाति है ये कोन्याक। नागाज ही लोग हैं ये। ठीक है, तो नागाज का ही एक उप समुदाय बोल सकते हो आप, ये कोन्याक है, और ये नागालैंड की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, सबसे बड़ी ट्राइब है ये कोन्याक। कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की, अपने याद रखना है। नेक्स्ट है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड, कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पर स्थित है? तो महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है। ठीक है, और गोवा में कौन सी नदियां बहती हैं? 2 नदियां, ज्वारी नदी और मांडवी नदी। ज्वारी नदी और मांडवी नदी। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, वो किस नदी के किनारे है? क्या वो ज्वारी नदी के किनारे है या मांडवी नदी के किनारे है? ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी क्या ज्वारी नदी के किनारे है या मांडवी नदी के किनारे है? ये आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपने मुझे आज बताने हैं, दोनों का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।